नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 32वां एपिसोड है। रात 8 बज चुके हैं। शुरू करते हैं आज की बैंकिंग की बात। जिन विषयों पर बात करेंगे उनमें आने वाले बजट में सरकार बैंकिंग गवर्नेंस बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है। रिजर्व बैंक ने डिविडेंड को बांटने पर बैंकों पर लगाई रिस्ट्रिक्शन और आपका पैसा आपका अधिकार पर रिव्यू मीटिंग होगी। और रिजर्व बैंक गवर्नर ने बैंकों को, एनबीएफसी को कुछ दिए हैं निर्देश। और अंत में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे। तो शुरू करते हैं आज की बैंकिंग की बात का पहला विषय कि बैंकिंग गवर्नेंस बिल। 1 फरवरी को केंद्रीय सरकार का बजट आने वाला है और इस बजट में चर्चा है बैंकिंग की, क्योंकि बैंकों के मर्जर के ऊपर पहले से ही बहुत चर्चा चल रही है कि मर्जर होगा, बजट में आ सकता है। लेकिन बजट में मर्जर का प्रोविजन हो या ना हो, लेकिन सरकार बैंकिंग की गवर्नेंस के ऊपर एक बिल लाने जा रही है। सरकार का कहना है कि 2047 तक जब देश के 100 साल हो जाएंगे तो कैसी बैंकिंग होनी चाहिए उसके ऊपर सरकार ये बिल लाने वाली है। और उस बिल में जो मोटे मोटे तौर पर चीज़ें अभी तक सामने आ रही है कि भाई किस प्रकार की संरचना हो बैंकों के बोर्ड की, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्या अकाउंटेबिलिटी हो, किस प्रकार की लीडरशिप हो, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो बोर्ड का। और ये चर्चा रहती है कि पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट के मुकाबले बहुत कम है, उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होकर उस बैंकिंग गवर्नेंस बिल के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होगा और उसके ऊपर बजट सेशन में इसको सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है। देखते हैं कि क्या लाइन ऑफ एक्शन रहती है सरकार की इस बिल के बारे में। रिजर्व बैंक ने बैंकों को रिस्ट्रिक्ट किया है कि अभी तक बैंक जो अपने शेयर होल्डर्स को जो अपना नेट प्रॉफिट कमाते थे वो बांट देते थे, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ बैंक का वो उनको भी बंटता था, शेयर होल्डर को भी। लेकिन अभी रिजर्व बैंक का कहना है कि आप 75% से ज़्यादा अपना जो नेट प्रॉफिट है वो नहीं बांट सकते, यानी शेयर होल्डर को जो अभी डिविडेंड मिलता है उसके अंदर कटौती होगी। रिजर्व बैंक का कहना है कि आने वाले समय में बैंकों की स्थिति अच्छी हो, बैंकों के पास सरप्लस फंड्स हो, कैपिटल का अच्छा प्रोविजन हो, तो जो भी कमाई वो कर रहे हैं वो सारी ना बांटकर 75% तक रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो इसके कारण से शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये। लेकिन शुरुआत होगी इसकी 2027 में, यानी अगले साल से। तो इस साल इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन रिजर्व बैंक ने बैंकों को एक इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि इस प्रकार से अगले साल आप जो डिविडेंड है उसको किस प्रकार से उसका जो है शेयर होल्डर को आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब सरकार का एक और संकल्प, आपका पैसा आपका अधिकार। यहाँ अनक्लेम्ड मनी जो ये एक बहुत बड़ा राशि के रूप में रिजर्व बैंक के पास है, 10 साल से ऊपर जो अकाउंट जो है ऑपरेट नहीं होते, वो पैसा जो रिजर्व बैंक के पास चला जाता है। तो 31 मार्च तक वो 63,000 या 64,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा था। लेकिन सरकार की पहल, बैंकों की थोड़ी एक्टिवनेस, बैंकों ने अलग अलग जगह पे जो कैंप लगाए
एसएलबीसी के द्वारा और भी जो गतिविधियां की ताकि लोगों को पैसा उनका वापस मिले। तो 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जो प्रयास किए गए उसमें लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है बैंकों ने ग्राहकों को वापस किया है। लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। कुल अमाउंट को देखते हुए तो 14 जनवरी को रिजर्व बैंक इसके ऊपर जो है दोबारा से मिनिस्ट्री जो है वो रिव्यू मीटिंग करेगी कि इसके अंदर और कैसे गति लाई जा सके ताकि लोगों का पैसा लोगों को मिल सके। अब लोग भी प्रयास कर रहे हैं, बैंक भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा कि लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए 14 जनवरी को एक रिव्यू मीटिंग बैंकों के साथ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री रिजर्व बैंक मिलके करने वाले हैं और उसकी गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक कॉन्फ्रेंस के बीच बोलते हुए और बैंकों को एनबीएफसी को इंस्ट्रक्शंस दी या उनको चेताया है कि डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए सभी मिलकर काम करें, क्योंकि जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे ही डिजिटल फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो बैंकों को उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर और जो भी चीज़ें हैं उसको तकनीक को अपना कर जो है, हालांकि उसके ऊपर रिजर्व बैंक एक सॉफ्टवेयर का डेवलप कर रहा है, लेकिन उसके बीच में सभी बैंक एनबीएफसी सभी को मिलकर, यानी कहीं एक बैंक से कहीं अगर ट्रांसफर हो जाता है तो तुरंत दूसरे बैंक को अप्रोच किया जाता है तो दूसरा बैंक इमीडिएट उसके ऊपर कार्यवाही करे, उस फंड को रोका जा सके। यानी कुल मिला के रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो फोकस था कि भाई इस अपराध को, डिजिटल फ्रॉड्स को कैसे रोका जा सकते, उसके लिए सभी को मिलकर जो है काम करना चाहिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक और बात की है कि जो बैंक एनबीएफसीज जो हिडन चार्जेस ग्राहकों से लेते हैं उससे बचने की जरूरत है। यानी ग्राहक को जब लोन दिया जा रहा है उस समय उसको बता देना चाहिए कि आपके इसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या चार्जेस रहेंगे, अगर आप पहले उसको पे करते हैं तब आपको क्या चार्जेस रहेंगे। यानी एक बार लोन सैंक्शन हो गया, डिसबर्स हो गया और आप अंधाधुंध चार्जेस लगाते जा रहे हैं, वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। रिजर्व बैंक ने इसके ऊपर भी जो है बैंकों को, एनबीएफसी को चेताया है। अब एक जो मुद्दा है वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज के साथ है और दूसरा मुद्दा जो है वो वर्किंग एम्प्लॉइज के साथ है। तो वर्किंग एम्प्लॉइज जो कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमें 5 डेज बैंकिंग दी जाए। हालांकि ये बहुत लंबा विषय है, उस पर ना जाकर इतना कहूँगा कि इस बार पहली बार सभी यूनियंस ने मिलकर एक ही मुद्दे पर हड़ताल का निश्चय लिया है, यानी उसके अंदर और कोई डिमांड नहीं है। 27 जनवरी को यूएफबीयू ने एक दिन की स्ट्राइक का नोटिस दिया है और वो भी सिर्फ एक डिमांड के लिए। ये पहली बार इंडस्ट्री में हुआ है कि जब भी स्ट्राइक नोटिस कभी दिया जाता था तो उसमें कई मुद्दे जो है जोड़ दिए जाते थे, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर सीरियसनेस नहीं आती थी। तो अभी जो 27 तारीख की हड़ताल यूनियंस ने बुलाई है उसमें एक ही जो मुद्दा है वो है 5 डेज बैंकिंग, और सरकार को इसके ऊपर जो है संज्ञान लेना चाहिए। और क्योंकि ये हड़ताल ऐसे समय हो रही है जब 24, 25, 26 3 दिन का अवकाश है, यानी सैटरडे है, संडे है और रिपब्लिक डे है, और रिपब्लिक डे के अगले दिन हड़ताल हो ये उचित भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद 1 फरवरी को जो है बजट भी आने वाला है। तो बजट से पहले ये जो एक यूनियंस का प्रेशर है वो कितना काम करेगा, ये कंसिलिएशन की मीटिंग होने के बाद सामने आता हुआ दिखाई देगा। दूसरा एक झटका लगा जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, जो पेंशनर्स हैं, उन्होंने जो हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी जो आईबीए की हो या दूसरी हो, ग्रुप इंश्योरेंस जो वो लेते हैं,
उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। यानी सरकार ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स लाए उसमें इंश्योरेंस को जीएसटी से एक्सक्लूड कर दिया, यानी लाइफ हो या मेडिकल इंश्योरेंस हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा। लेकिन अगर वो ग्रुप इंश्योरेंस है तो उसके ऊपर होगा। ये एक कोई तर्क संगत लगता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बजट में सरकार को इसके ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि वो पेंशन रिटायरीज जो इस स्कीम को लेते हैं, इस स्कीम के अंदर आते हैं, तो उनको महंगी इंश्योरेंस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो उनके संगठन ने केरल हाई कोर्ट में इसके ऊपर एक याचिका लगाई थी, एक अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस अपील को रिजेक्ट कर दिया है कि भाई ये जो प्रोविज़न है जीएसटी एक्सक्लूड का, ये इंडिविजुअल की इंश्योरेंस पॉलिसी पर है, ग्रुप इंश्योरेंस पे नहीं है, क्योंकि आईबीए और यूनियंस में सहमति होने के बाद इस स्कीम को लाया गया था। लेकिन चाहे सहमति से लाया गया था, लेकिन सरकार को अपने जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर एक बदलाव लाकर ग्रुप इंश्योरेंस को भी जीएसटी से एक्सक्लूड करना चाहिए, और इस बजट में ये एक जो लाभ है, सुविधा है, ये रिटायर्ड पेंशनर को देनी चाहिए। तो देखते हैं बजट में सरकार पेंशनर्स और रिटायर्ड एम्प्लॉइज के साथ क्या जस्टिस करती है या नहीं। आज का बैंकिंग की बात का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे बैंकिंग की बात मेरे साथ के एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव भी मुझे जो है आप मैसेज के थ्रू जो है इनबॉक्स में डालकर दे सकते हैं कि और क्या सुधार इस एपिसोड के अंदर किया जा सकता है।